एके साइंस कैंपस में है। मैं अल्केश कुमार गोस्वामी आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे शुक्राणुओं का निर्माण आखिर किस तरीके से होता है। और ये जो पोर्शन हम पढ़ेंगे ये 12th क्लास में है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे दिया गया है उस सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव यूनिट में दिया गया ये टॉपिक है एक नरजनन तंत्र का, जिसका अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और ये पोर्शन है नीट में, नीट वगैरह की एग्जाम अगर देते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अगर जो भी हम एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उनमें सब में टॉपिक पूछा जाता है। और बोर्ड का तो फेवरेट टॉपिक है ही, और 10वीं में भी है, लेकिन वहां हम 10th क्लास में देखेंगे तो थोड़ा सा लेवल कम है, वहां इतना पढ़ने को हमें नहीं मिलता। तो आज हम देखेंगे कि शुक्राणुओं का निर्माण आखिर किस तरीके से होता है और कैसे होता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। ये जो तुम्हारे सामने एक चित्र दिया गया है ये चित्र नर जनन तंत्र का है। और इस चित्र में हम थोड़ा सा एक बार बेसिक देखते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है नर जनन तंत्र है, लेकिन हमें पढ़ना है कि शुक्राणुओं का निर्माण किस तरीके से होता है। और शुक्राणुओं का निर्माण है ना वो बेटा हमेशा वृषण में होता है। और वृषण अगर देखें हम तो ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं ना ये वृषण है जो एक जोड़ी होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक अगर मैं बात करूं तो हमें पढ़ना है क्या, हमें वृषण पढ़ना है। हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो वृषण है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, वृषण हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नर जनन तंत्र है ना, नर जनन तंत्र का प्राथमिक जो अंग है ना बेटा, प्राथमिक अंग वो वृषण को ही कहा जाता है, वृषण को कहा जाता है। क्योंकि यहां अगर हम बात करें तो यहां शुक्राणु का निर्माण होता है और बिना शुक्राणु के एक जीव है वो आगे जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता। जनन तो कर सकता है लेकिन वहां अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस वजह से नर जनन तंत्र की अगर बात करें तो वृषण है ना उसको प्राथमिक अंग कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पढ़ना ये नहीं है कि वीडियो को देखा आए इसके क्या चल दिया कि यहाँ तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। पूरी वीडियो को एक बार देखना, अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करना, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले यहां लिखते हैं संख्या की, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। अगर संख्या की बात करें तो एक जोड़ी होता है बेटा, एक जोड़ी। अर्थात अगर मैं यहां लिखूं तो संख्या में दो होता है जी, दो संख्या में दो होते हैं। एक ये रहा हमारे पास में और एक ये रहा हमारे पास में, अर्थात एक जोड़ी, दो है ना तो एक जोड़ी बोलेंगे हम, तो एक जोड़ी होता है। और अब फिर मैं बात करूं कि रंग कैसा होता है शरीर का, तो बेटा ये हल्के गुलाबी रंग के होता है जी, हल्के गुलाबी रंग के, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, हल्के गुलाबी रंग के होता है। फिर हम आगे थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ओरिजिन कहां से होता है वृषण का, टेस्टिस का। तो यहां हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो बेटा जब एक भ्रूणीय अवस्था होती है ना, हमारी भ्रूणीय अवस्था, जब हम समझो एक थोड़ा सा भ्रूणीय अवस्था क्या होती है, जब एक भ्रूण है यानी एक एम्ब्रियो है वो मां के गर्भ में है तो उस समय हमारी जो अवस्था चल रही है ना भ्रूणीय अवस्था बोलता है। और उससे पहले की अवस्था है जब निषेचन की प्रक्रिया होती है मादा की अंडवाहिनी में, तो निषेचन के बाद में जैसे ही एक द्विगुणित संरचना बनती है, युग्मनज सुना होगा आपने। तो युग्मनज के बाद में डायरेक्ट एक भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एक बच्चे का निर्माण नहीं होता, उससे पहले युग्मनज है ना बेटा उसमें लगातार विभाजन चलता है। और ये जो विभाजन चलते हैं ना बेटा, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, उसके बाद में बेटा 3 परतों का निर्माण होता है। अगर मैं बोलूं जो 8 स्तरीय भ्रूण होता है ना बेटा, 8 स्तरीय भ्रूण होता है, 8 कोशिकीय भ्रूण होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं मोरूला। उसके बाद में ब्लास्टूल अवस्था आती है, फिर उसके बाद में गैस्ट्रूल अवस्था आती है, और उसके बाद में फिर हम देखें तो कहीं ना कहीं 3 परतों का निर्माण होता है, जिनमें एक परत है एक्टोडर्म और दूसरी परत है मेसोडर्म और तीसरी परत है बेटा एंडोडर्म। तो अगर हम वृषणों का निर्माण देखें ना कि वृषणों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म से, मेसोडर्म जो परत है ना सेकंड जो लेयर होती है उससे बनता है बेटा ये टेस्टिस, ठीक। चले आगे, फिर आगे हम देखते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म से हुआ है। फिर बेटा हम बात करें ना इनकी, तो हम यहां बात करेंगे एक तरीके से आकार व आमाप का, कि इनका आकार और आमाप क्या होता है। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट ये नहीं है कि शुक्राणु साहब यहां से बन गए, ये 3D एनिमेशन ले आए हो गया काम बोर्ड पे छपाया, चलो साहब बिल्कुल बेसिक देखो एक बार कि आकार व आमाप की अगर हम बात करें ना बेटा, तो सबसे पहले इनकी लंबाई की बात करते हैं। लंबाई कितनी होती है, मैं ये वाली लंबाई की बात कर रहा हूं, इनकी यहां से और यहां तक कि इनकी लंबाई कितनी होती है। तो इनकी लंबाई है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं ना, चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई होती है बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर, ये वाली, ये इसको बोलते हैं चौड़ाई। ये चौड़ाई है बेटा, इनकी चौड़ाई है ना वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इनकी लंबाई है ना वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में जैसे ही हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कि वृषण की स्थिति क्या होती है बेटा, वृषण की स्थिति कि साहब ये कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है। तो बेटा मैं यहाँ एक बात बताऊं कि वृषण है ना वो वृषण कोष में स्थित होता है बेटा, वृषण कोष में। और वृषण कोष को स्क्रोटम बोला जाता है, स्क्रोटम होता क्या है, तो तुमने ऐसे हमारे शरीर से बाहर उदर गुहा के पास अगर हम देखें ना, उदर गुहा से बाहर तो एक इस तरीके की एक ऐसे थैलीनुमा संरचना पाई जाती है बेटा, थैलीनुमा संरचना इसको ही। और यहाँ इस तरीके से होता है वृषण, ये है ना, ये यहाँ है, यहाँ ये दो वृषण है ना, ये यहाँ है। तो इससे ये जो थैलीनुमा संरचना है ना बेटा इसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो पता लगा कि कहां स्थित होता है। और कारण है बेटा ये प्रश्न आता है ऐसा बोर्ड में, तो प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि मानव में वृषण है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, समझाइए। ऐसे एक बड़ा लेवल का प्रश्न बनता है, लेकिन बेटा नीट के भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, समझना अभी। तो ये कारण है कि क्योंकि हम अगर देखें ना बेटा शरीर का जो तापमान है ना, शरीर का तापमान है
तापमान वो कितना होता है, वो आप बोलोगे कि सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो शुक्राणु है ना, शुक्राणुओं को ये टेम्परेचर है ना वो अनुकूल नहीं है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। तो सर कितने पर होगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण है ना बेटा वो 37 में अगर हम बात करें तो 37 से 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस है ना, वो कम टेम्परेचर पर होता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इस वजह से शुक्राणु है ना, शुक्राणुओं का निर्माण है वो अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्थित होता है। अतः यही कारण है कि शुक्राणु है ना बेटा वो वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम में बाहर की ओर स्थित होता है, क्योंकि अगर किसी में अंदर की ओर स्थित हो गए ना तो बेटा वहां शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं होगा। तो मैं आगे इसको बताऊंगा। अभी यहाँ एक रोग भी मिलता है, नीट वगैरह में पूछा जाता है, जिसका नाम है हाइपरथेर्मिया, ठीक है। वो इसी कारण होता है क्योंकि वहां गोपिक विषणता हो जाती है। फिर ये एक बेसिक, मैंने पूरा का पूरा बेसिक बताया है आपको, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा पूरा कंप्लीट बेसिक है। फिर इसके बाद में हम आगे चलता है और आगे हम देखेंगे कि वृषण है ना, वृषण, इसको मिटा देता हूं पूरी को, क्योंकि हमें तो देखना है ना कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, लेकिन पता तो लगे कि सर ये है पूरा का पूरा खेल। तो शुक्राणुओं का निर्माण हम देखेंगे तो हम यह लिखेंगे कि अगर हम देखें ना बेटा तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, अर्थात हमारी भ्रूणीयावस्था चलती है, ये इंपोर्टेंट लाइन और आती है बेटा, कोई नहीं बताता, सब छुपा लेता है, कर रहे हैं बस अपने टाइम पास कर रहे हैं। तो भ्रूणीयावस्था है ना, भ्रूणीयावस्था में जब एक भ्रूण है ना बेटा, भ्रूणीयावस्था में भ्रूण है ना, जब 7वें महीने में है ना बेटा, 7वें महीने में है, कहां पे, गर्भ में 7वें महीने में, तो उस समय है ना, उस समय ये उदर गुहा से स्क्रोटम में आ जाते हैं बेटा, स्क्रोटम यानी कि वृषण कोष में आ जाते हैं। समझे कुछ बात को। पहले जब हम बच्चे थे अर्थात हम माँ के पेट में थे ना, तो उस समय हमारा जब 7वां महीना चल रहा था, अगर 7 महीने से पहले की बात करें, लगभग 6 साढ़े 6 माह तक की अगर हम बात करें ना बेटा, तो उस समय जो वृषण थे ना, टेस्टिस जो थे, वो अंदर की तरफ ही थे। लेकिन जैसे ही हमें माँ के गर्भ में 7वें महीने में जैसे ही चले हम, तो उस समय है ना धीरे धीरे स्क्रोटम में आ गए, अर्थात वृषण कोष में आने लग गए कौन, वृषण। फिर हम आगे लिखते हैं यहाँ कि यदि, ये लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, यदि किसी नर में, या नर की बात छोड़ू, किसी भ्रूण में ले लो बेटा, भ्रूण में वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, तो उसे गोपिक विषणता कहा जाता है, गोपिक विषणता कहा जाता है। ये क्या होता है गोपिक विषणता, तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे कि पुरुष कैसा है, बंध्यता बोल देंगे, पुरुष बंध्यता, ठीक है, पुरुष बंध्यता, कि उस पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, तो ये पुरुष बंध्यता हो गई, ठीक है। और अगर इसका एक एग्जांपल है जो नीट में पूछा जाता है बेटा, नीट में, और वो एग्जांपल कौन सा है, जैसे हम लिखें तो हाइपरथेरेमी, ठीक है, ये एग्जांपल है। बोलो बात अच्छी लगी, अगर समझ में आ रही है ना तो ही लाइक करना, समझ में नहीं आए तो डिसलाइक करके चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना, देखना पूरी वीडियो को, समझना। तो ये हाइपरथेरेमिया होता है। इसके बाद में अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आते हैं कि सर शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो हम शुक्राणुओं के निर्माण को समझने से पहले एक बार हम वृषण की संरचना को देखेंगे कि कहाँ होता है। तो हम यह पॉइंट बनाएंगे हमारा वृषण की संरचना। तो वृषण की संरचना को देखते हैं। एक वृषण की संरचना अगर देखें ना तो करता है कोशिश बनाने की, ठीक है बेटा। ये वृषण की, ये क्या है हमारे पास में, ये पूरा अगर देखें तो वृषण कोष है, वृषण कोष, वो थैलेनुमा संरचना, उसके अंदर हमने वृषण की संरचना देख रहे हैं पूरी की पूरी, ठीक है। वृषण की संरचना इस तरीके से होता है वृषण। तो ये वाली जो परत है ना, ऊपर वाली जो परत है, ये इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजाइनेलिस। और ये जो ट्यूनिका वैजाइनेलिस है ना बेटा, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक यहाँ इस तरीके की पाई जाती है, ये वाली, कोई नहीं बताएगा, समझना इसको, लेके वो आ रहा है 3D एनिमेशन बस चल रहा है, बढ़िया हो रही है सर। तो यह है, इसको हम बोलते हैं यहाँ ऐसे करके, और यहाँ दर्शा देता हूँ पैराइटल,
पैराइटर, ठीक है, इसको बोलता है पैराइटर। और ये वाली है ना, ये वाली, इस वाली को बोलता है, ये बी है, ये बी है, बी, ये बी है, जिसको हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ये होती है विसरल पेरिटोनियम। और ये है ना ये वाली परत, सॉरी ये नहीं है, ये इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। और ये वाली जो परत है ना, ये वाली जो परत है, इस वाली हम परत को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये वलयित परत होती है, वलयित, वलयित परत, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और यहां अगर हम देखें तो यहां ये वाली जो परत है ना, ये वाली जो परत है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेसिकुलेसा, वेसिकुलेसा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये है वृषण के आवरण, वृषण के आवरण, ये परतें पाई जाती है वृषण में, उसके अंदर फिर होता है वृषण कोष्ठ, जहां शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बेटा ये है ना, ये इनको बोलते हैं पालियां, अर्थात बोले तो वृषण कोष्ठ, ये होता है वृषण कोष्ठ। और इनकी संख्या अगर हम देखें तो 200 से 250 होती है बेटा। एक की बात कर रहा हूं, ये नहीं सर दोनों की आप बात कर रहा हूं, एक की बात कर रहा हूं, जो एक है ना उस एक वृषण की बात कर रहा हूं। इनकी वृषण कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 200 से 250। और ये प्रत्येक जो वृषण कोष्ठ है ना बेटा, इसमें 3 ऐसे शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इस तरीके से, ऐसे पेयर में बना देता है, 3 इस तरीके से। ये इनको हम क्या बोलते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। यहां लिख देता हूं शुक्र जनक नलिकाएं। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 1 से 3, 1 से 3, यानी एक कोष्ठ में, ये 200 से 250 कोष्ठ हुए हमारे पास में, तो एक कोष्ठ में कितनी होती है, 1 से 3। अर्थात मैं टोटल बात करूं तो बेटा क्या 500 से 700 के करीब नहीं हो गई क्या, 500 से 700 नहीं होगी क्या? अगर हम पूरे वृषण की, एक वृषण की हम बात करें तो हमारे पास में शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वो कितनी है, 500 से 700 होती हैं। अब हम बात करें कि यहाँ है ना, यहाँ शुक्रजनिकाओं के पास में, यहाँ अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ इस तरीके की यहाँ उत्तक होता है यहाँ, और उस उत्तक को हम बोलते हैं बेटा, सबको पता है, इंपोर्टेंट भी होता है क्योंकि मैन वही है, लीडर अगर हम देखें तो एक तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से उत्तक होता है, और उस उत्तक को हम बोलते हैं बेटा अंतराली उत्तक, अंतराली उत्तक। और ये अंतराली उत्तक है ना, अंतराली उत्तक, इसमें एक कोशिका होती है जिसको अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका बोलते हैं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। और ये लीडिंग कोशिका है ना, इस लीडिंग कोशिका से ही एक हार्मोन तुमने देखा होगा, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो पुरुष में द्वितीय गुण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसा तुमने देखा होगा, खंडों का पहनना, आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, प्यूबिक या जननांग क्षेत्रों पर बालों का आना, तो ये होता है द्वितीय गुण लैंगिक लक्षण। तो ये इसी हार्मोन की वजह से होता है। अब तुम्हें पता लगा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना बेटा, वो कहां बनता है, तो यहां बनता है वृषण के अंदर, यहां सिक्रेशन शुरू होता है। सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, किस कोशिका के द्वारा श्रावण होता है टेस्टोस्टेरोन का, तो बेटा लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये जो है ना, ये आगे जाके, और ये शुक्रजनक नलिकाएं है ना, ये इस तरीके से यहाँ एक ऐसे जाल का सा निर्माण करती है, आगे जाके ये एक ऐसा जाल सा बना लेती है। लगभग देखें तो 20 से 30 नलिकाएं है ना आपस में एकत्रित होकर और इस तरीके का जाल सा बना लेती है। ये आपस में 20 से 30 ये जो शुक्रजनिक नलिकाएं हैं, ये एकत्रित होके बेटा और इस तरीके का जाल सा बना लेती है। ये इस तरीके से यहाँ इनको जोड़ देते हैं ऐसा। ये और ये जो संरचना है ना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं हम वृषण जालक, वृषण जालक, वृषण जालक, ये होता है वृषण जालक। अब इस वृषण जालक से है ना 15 से 20 ऐसे, 15 से 20, ये 15 से 20 ऐसे नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को बोला जाता है बेटा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। कितनी होती है, 15 से 20 होती है शुक्रवाहिका। वृषण जालक में कितनी होती है, 20 से 30 नलिकाएं होती है जो एकत्रित हो जाती हैं, अर्थात एक इस तरीके से गुच्छा सा बना लेती है, गुच्छ रूपी संरचना बना लेती है, जिसे वृषण जालक कहा जाता है, जाल सा बना लेती है। और इस वृषण जालक से फिर आगे जाके शुक्रवाहक नलिकाएं निकलती हैं, जो कि जिनकी संख्या कितनी है, 15 से 20 है। फिर ये जो नलिका है ना आगे जाके और इस तरीके की संरचना का निर्माण करती है, जो आपने चित्रों में मुख्यतः देखा भी होगा इस तरीके का। और इस संरचना को बोला जाता है क्या, अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडर्मिस बोला जाता है, अधिवृषण। और ये है ना शुक्रवाहिका, इसका नाम है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वासा इफ्रेंसिया ये है, और एपिडर्मिस ये होता है। और ये है ना एपिडर्मिस, ये कोई नहीं बताएगा बेटा, इसके भी 3 भाग होता है। इस वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अधिवृषण शीर्ष, अधिवृषण शीर्ष, अधिवृषण शीर्ष। और ये बीच वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं अधिवृषण काय, अधिवृषण काय, एपिडर्मिस बॉडी, अधिवृषण काय। और ये जो नीचे वाला भाग है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है अधिवृषण, अधिवृषण कोंडा या काड़ा, इस तरीके से। और ये कोंडा काड़ा है ना, इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में प्रश्न बना हुआ भी है।
कि अधिवृषण के पश्च भाग को या पुच्छ को क्या कहा जाता है, कोड़ा कहा जाता है, कोड़ा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और हमारा टॉपिक है कि सर शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण है ना बेटा वो यहाँ होता है, कहाँ, शुक्रजनक नलिकाओं में, शुक्रजनक नलिकाओं में। भी एक बार वापस देख लो इसको फटाफट कि प्रत्येक वृषण है ना बेटा, प्रत्येक वृषण में बाहर की ओर देखें तो 3 परतें हैं, 3 परतें हैं। फिर अगर हम देखें तो प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं। इन प्रत्येक कोष्ठ में अगर बात करें तो 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं और इन नलिकाओं से आगे जाके और 15 से या 20 से 30 जब नलिकाएं मिल जाती हैं तो एक जाल जैसा संरचना का निर्माण करती है जिसे वृषण जालक कहा जाता है। वृषण जालक से 15 से 20 छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। उन नलिकाओं को वासाई फ्रेंसिया कहा जाता है और वासाई फ्रेंसिया है ना, वासाई फ्रेंसिया क्या कार्य करता है, तो शुक्राणुओं को अधिवृषण तक लेके जाता है। और अधिवृषण भी बेटा 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को अधिवृषण शीर्ष कहा जाता है और इसको अधिवृषण कायल, मध्य भाग या कार्पल्स कहा जाता है। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको अधिवृषण की पूंछ अर्थात कोंडा कहा जाता है। कोंडा से प्रश्न आया हुआ है। अब हमारा टॉपिक है वो आगे चलते हैं कि सर शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, तो उस संरचना को हम हाईलाइट करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही हम एक नए नए टॉपिकों को, हर टॉपिक को जो नीट में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन टॉपिकों को तुम्हारे सामने रखने की प्रयास कर रहे हैं एक छोटा सा, तो देखो करो, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं एक वृषण। अगर हम अब मैं यहाँ बेटा टॉपिक बना रहा हूं कि शुक्र, क्योंकि हमें काम ही नहीं से है, शुक्रजनक नलिकाओं की संरचना, नलिकाओं की संरचना, यह है संरचना। तो शुक्रजनक नलिका की अगर संरचना देखें ना बेटा, तो शुक्रजनक, अब मैं नलिकाओं को काट रहा हूं, नलिका को काट कर फिर खोल रहे हैं। जो इस तरीके से ये कोष्ठ बने हुए हैं ना, इन कोष्ठों में ऐसे है 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं। अब हम इन शुक्रजनक नलिकाओं को काट के और फिर देख रहे हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो बेटा यहाँ है ना, यहाँ बीच में शुक्राणुओं के अगर काट देखें तो बीच में पहली बात तो यहाँ एक चीज लिखूंगा कि वृषण है ना, वृषण है, ये इंपोर्टेंट है। वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है ना, इकाई है, वो कौन है, शुक्रजनक नलिका। कौन है बेटा, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, यह है बेटा शुक्रजनक नलिका, ठीक है। जैसे अगर हम देखें किडनियों की अगर देखें तो किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो इसी प्रकार यह है बेटा। तो इस ये वाला जो, अगर इसके हम काट को देखें तो इस तरीके की है। अब यहाँ एक लाइन और लिखूंगा कि शुक्रजनक नलिका है ना, शुक्रजनक नलिका है, उसके काट में देखें तो बेटा 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और दूसरी जो कोशिका है ना इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, अब समझना है बात को। सर ये वाला जो भाग है ना, काट को, शुक्रजनक नलिका काट को काटने के बाद देखें तो इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया, 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 ये ट्यूनिका प्रोपिया है। और यहाँ इस तरीके की संरचना होती है। और ये चित्र है ना बेटा, जब एनसीईआरटी को खोल के देखोगे ना तो कहीं देखने को भी मिलोगे कि सर हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ उत्तक भरा हुआ होता है इस तरीके से, यहाँ उत्तक भरा हुआ है और इस उत्तक को, अब मैं सब में नहीं भर रहा, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपके सामने इस तरीके से कर रहा हूँ। ये सब में भरा हुआ है बेटा, चलो मैं फटाफट कर भी देता हूँ। इस तरीके से यहाँ जो उत्तक भरा हुआ है ना इसको हम बोलते हैं अंतराली उत्तक, अंतराली उत्तक। अब हमने शुक्रजनक नलिका को काट के देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ क्या होती है, तो बताया है तुमको, लीडिंग कोशिका क्या होती है, लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो द्वितीय गुणलिंगी लक्षणों का विकास करता है। अब यहाँ होती है बेटा जन्निक उपकला, जन्निक एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ होती है जन्निक एपिथेलियम। काट को काटने के बाद देख रहे हैं हम, ये चित्र एज इट इज बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है ना, कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में है ये। इसको हम बोलते हैं जन्निक एपिथेलियम, जन्निक उपकला, उपकला, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें ना, यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ लगे होते हैं बेटा, यहाँ ऐसा गढ़ेकार की संरचना में यहाँ लगी होती है कौन, सर्टोली कोशिकाएं, इस तरीके से यहाँ होती है बीचों बीच ऐसे सर्टोली कोशिका, इस तरीके से, ये इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। और इस सर्टोली कोशिका क्या कार्य करती है, तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखो यहाँ है ना, यहाँ ये जन्निक एपिथेलियम से इस तरीके की संरचनाएं बनती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये। और ये जो सभी के सभी है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया बेटा द्विगुणित होती है, द्विगुणित, क्योंकि अभी यहाँ विभाजन नहीं हुआ है, तो इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे शुक्राणु बनेंगे, जिनसे शुक्राणु बनेंगे, या
यह है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलेंगे हम? शुक्राणुओं की मम्मी, क्योंकि इसी से शुक्राणुओं का निर्माण शुरू होता है। तो ये है स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया में जब समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं ना बेटा, समसूत्री क्या होता है? समान होता है, तो हम गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं होती, अर्थात ये द्विगुणित है ना, तो बेटा ये भी द्विगुणित ही होगा। और ये प्रोसेसिंग हम कहाँ पढ़ते हैं? तो ये शुक्र जनन के जो शुक्र जनन है ना बेटा, वहां पढ़ते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो प्रक्रिया की वीडियो है ना, वो नेक्स्ट वीडियो उसी के लेके आऊंगा बेटा, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है ना बेटा, तो 2n ही संख्या रहती है, अर्धसूत्री होता है तो अगुणित बनता है। तो सबसे पहले यहाँ समसूत्री विभाजन होगा, तो कुछ इस तरीके की संरचनाएं बनेंगी, थोड़ी सी ऐसा, इस तरीके की, और थोड़ा ऐसे ही, इस तरीके की। इनको बोलेंगे हम प्राथमिक शुक्रजनन या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ऐसे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, और फिर जैसे जैसे इनका थोड़ा सा वो होगा, तो एक इस तरीके की संरचना बनेगी। ये इसको बोलेंगे बेटा स्पर्मेटेड या शुक्राणु पूर्वी। और सबसे लास्ट में इन्हीं से आगे जाकर फिर थोड़ा सा इस तरीके की एक संरचना बनेगी, जो तुमने सामान्यतः घूमते हुए देखा भी होगा। यहाँ एक्रोसोम होता है ये, और इसको हम बोलते हैं क्या? शुक्राणु। और नीट में बेटा यहाँ से ना क्रम पूछा जाता है तुमसे, तो यहाँ लिख देता हूँ क्रम, कि नीट में क्रम इंपॉर्टेंट है बेटा। तो शुक्राणु का निर्माण यहाँ से हुआ। अभी शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु को बड़ा करने में पोषण प्रदान कौन करती है? सर्टोली कोशिका। तो तुम चित्र को जब थोड़ा गौर करके देखोगे ना, तो यहाँ सिर इस तरीके से धसा हुआ मिलेगा तुमको, ऐसे शुक्राणु का। तो ये सर्टोली कोशिका है ना, सर्टोली कोशिका क्या होती है? ये नर्स कोशिका कहलाती है बेटा। जैसे हॉस्पिटल में नर्स से कार्य करती है ना, जब डिलीवरी होती है एक महिला की, तो ये सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, तो इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। अब देखो आगे, ये शुक्राणु का निर्माण। अब यहां से तुम्हें क्या समझना है बेटा? क्रम समझना है। तो सबसे पहले क्या है? जन्निक एपिथेलियम या जन्निक उपकला। जन्निक उपकला से बेटा क्या बनता है? तो जन्निक उपकला से हमारे पास में बनता है क्या? शुक्रजन कोशिका, इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। शुक्रजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है बेटा? तो प्राथमिक शुक्राणु, प्राथमिक शुक्र कोशिका भी बोल सकते हैं। शुक्राणु कोशिका या शुक्र कोशिका, ठीक है। उसके बाद में द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। और उसके बाद में बेटा क्या बनता है? शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु पूर्वी। और लास्ट में क्या बनता है बेटा? लास्ट में बनता है हमारे पास में शुक्राणु, ठीक है। तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को देखा होगा तुमने कि इस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ, और भी सुधार करेंगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिकों के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।